हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में 1192 के युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था उसके बारे में आपको बता चुका था। और इसके बावजूद जो भारत में जो एक स्लेव डायनेस्टी की स्थापना हो चुकी थी, क्योंकि इसी टाइम जो मोहम्मद गौरी ने 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर भारत का राजा घोषित कर दिया था और उसने यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 1206 के जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन चलाया था, तो इससे पहले से ही इसने 1199 ईस्वी में दिल्ली की चार मीनार का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। वो इसकी एक फेमस बिल्डिंग रही है अपने इतिहास में। तो इसके बाद देखेंगे, इसके बाद दोस्तों जो है कि जब एक कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनेस्टी पूरी ख़त्म हो जाती है, तो इसके बाद हमारी जो एक मुख्य डायनेस्टी रहती है वो आपकी खलजी डायनेस्टी रहती है। खलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 के बीच में रहती है। इसमें से जो मुख्य शासक माना जाता है खलजी डायनेस्टी में, वो आपका सबसे मुख्य शासक जलालुद्दीन खिलजी माना जाता है, जिसने स्लेव डायनेस्टी के जो फ्रंटियर्स यानी कि उसकी सीमाओं को अपने भारत की साउथ तक पहुंचा दिया था और इसने अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा फैलाया था। इतना ही नहीं बल्कि खिलजी को बहुत सारे युद्धों के लिए भी जाना जाता है। और सबसे इस समय की जो महत्वपूर्ण घटना रही है खिलजी और तुगलकों के काल की, वो रहा है कि भारत पर इसी टाइम पे मंगोलों ने इन्वेजन किया था, यानी मंगोलों ने आक्रमण किया था। लेकिन इस प्रकार हम देखेंगे किस प्रकार से खिलजी और तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक ने इस आक्रमण को अच्छी तरीके से डिफेंड किया था, यानी कि अपने साम्राज्य को किस प्रकार से दोनों ने बचाया था। इसके अलावा इतना ये तो जो बाहरी एक आक्रमण था, लेकिन हम देखें कि कुछ जो भारत के ही राजा थे वो इस आक्रमण का विरोध भी कर रहे थे। तो उन राजाओं में हम देख सकते हैं, यहाँ देखो आपको लिखा हुआ है, ये कटेहर्स किंग्स हैं, कटेहर्स किंग हैं, काम्पेल हैं, भोजपुर है, पतियाली है। ये भी जो कि इन मुस्लिम शासकों के खिलाफ खड़े रहे थे। इसके बाद हम देखोगे कि हमको दूसरा जो शासन रहा है खिलजी वंश के बाद, ये तुगलकों का शासन रहा है। तो तुगलकों का आप ध्यान रखिएगा, तुगलकों 1290 में स्थापना की थी तुगलक डायनेस्टी की। और 1290 में ये आपको जो 1320 में स्थापना हुई थी इसकी। और इसका जो शासन रहा था 1413 ईस्वी तक इसका इन लोगों का शासन रहा था। तो इसमें जो मुख्य शासक है आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें मुख्य शासक आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसने 1325 ईस्वी से लेके 1351 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में इसको महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है कि यही स्लेव डायनेस्टी का या दासों वाली डायनेस्टी का पहला शासक था जिसने ट्रांसोक्सिनिया और कश्मीर पर आक्रमण करने का प्लान बनाया था और ट्रांसोक्सिनिया को मंगोलों से छीनने का प्रयास भी किया था। तो और लेकिन इसको कुछ गलत डिसीजनों के बारे में भी ये तुगलक जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, मोहम्मद तुगलक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे 13वीं से 14वीं ईस्वी में बहुत ज़्यादा भारत में रेजिस्टेंस रहा, यानी कि कई लोगों ने विरोध किया और कई लोगों का बुरी तरह से रिप्रेशन यानी कि उनका दमन भी कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखोगे जैसा मैंने बताया कि तुगलकों का जो है कि शासन, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन 1321 से 1413 तक रहा था। तो इसके बाद 1394 से इसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था। लेकिन इसके डिसइंटीग्रेशन का जो मेन कारण है, आप ध्यान रखिएगा, तुगलक के डिसइंटीग्रेशन का जो मेन कारण है वो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने इंडिया पर अटैक किया था। इसने तुगलक डायनेस्टी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और इस जब तुगलक डायनेस्टी नष्ट हो चुकी थी, तो इस प्रकार से दोबारा से हमारे उत्तर प्रदेश में कई नए राजाओं का उदय हुआ। उन राजाओं में से मुख्य रूप से ये रजाम है इनका, आपको ध्यान रखिएगा। ये जौनपुर के राजा रहे हैं मलिक सरदार ख्वाजा जहान, जो सरकी रूलर्स रहे थे। और इन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के साथ 84 साल तक अपना लड़ाई लड़ी। तो इसके बाद देखोगे कि जौनपुर है, जौनपुर जो है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट या इंडिपेंडेंट राजा के तौर पर उभर चुका था, जिसमें एजुकेशन, कल्चर, आर्ट और ट्रेंड भली भांति
विकसित हो रही थी। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, इसको इसी के समय को जौनपुर को सिराज ए हिंदुस्तान भी कहा जाता था, यानी जौनपुर एक बहुत अच्छा खासा एक सेंटर बन चुका था राजाओं का। फिर लेकिन जब जौनपुर के ख़त्म होने के बाद भी दोबारा से एक अस्थिरता, साम्राज्यों में अस्थिरता पैदा हो गई। तो चलिए देखते हैं फिर इनके बाद जौनपुर के शासकों के बाद फिर जो है क्या हुआ आ जाने के लिए। तो टोना डायनेस्टी में जैसा मैंने पहले बताया आपको, इधर तो जौनपुर के राजाओं ने अपना शासन बना लिया। तो इसके अलावा जो दिल्ली का जो थ्रोन था उस पर कौन आया था, दिल्ली के जो शासन पे यहाँ आपकी सैयद डायनेस्टी आ चुकी थी। और सैयद डायनेस्टी से 1414 से 1451 तक शासन किया था, जिसमें से जो मुख्य शासक रहा है आपका वो खिज्र खान रहे हैं। खिज्र खान, आपको नाम ध्यान रखिएगा इसका, खिज्र खान जो मुख्य शासक रहे हैं। और इसके अलावा जो 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश ने शासन किया था, जिसमें से सबसे पहले बहलोल लोधी जो ने जो शासन किया है, इन्होंने बहलोल लोधी ने तो जौनपुर को भी हरा दिया था 1478 में। जौनपुर वह भी अपना शासन किया था। लेकिन इसके बाद जो बहलोल लोधी के बाद इसमें जो प्रमुख शासक रहा है लोधी डायनेस्टी का, वो सिकंदर लोधी है। इसके बाद आप इनका जो कि इब्राहिम लोधी इनके लास्ट शासक रहे हैं, जिनको बाबर ने हरा दिया था। तो देखेंगे आप यहाँ पर देख लिए कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को 1526 में हरा दिया था, जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा भारत के इतिहास में। इस प्रकार से बाबर ने सबसे पहले आगरा को ऑक्यूपाई कर लिया था इस टाइम पर जो है कि। लेकिन थोड़ी समय बाद इस राणा सांगा जो कि फतेहपुर सीकरी के पास, उससे भी इसको बाबर को युद्ध लड़ना पड़ा था। लेकिन बाबर और जो राजस्थान के राजा थे, उन्होंने अलायंस बनाया और उनके पास बहुत सारी तोपें थीं। तो तोपों को मुख्य रूप से बाबर को युद्ध जीतने का कारण माना जाता है। इसके बाद बाबर ने जो लोधी थे, क्योंकि लोधियों का शासन पूरे उत्तर प्रदेश तक था, जो कि यहाँ से आगरा से डिफीट होने के बाद लोधी फिर भी बड़े साम्राज्य पर राज कर रहे थे, लेकिन फिर भी बाबर ने लोधियों को कन्नौज पर भी हरा दिया। इस प्रकार से बाबर का साम्राज्य जो कि अब तक हो चुका था। तो इस प्रकार से फिर बाबर के हम जाने के बाबर जो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद उसकी थ्रोन पर हुमायूं बैठता है। हुमायूं जो कि बाबर का बेटा रहता है उसका भी। लेकिन इस टाइम जो कि अफगान रूलर शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी का बाबर के साथ हुमायूं के साथ युद्ध चला। तो उसमें जो है कि शेर शाह ने एक बार हुमायूं को हरा दिया था और फिर साम्राज्य शुरू हो गया था। और यहाँ पे आप देखोगे कि शेर शाह लड़ते लड़ते खुद ही 1545 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी, जो कालिंजर फोर्ट पर चंदेलों के साथ लड़ रहे थे। इस प्रकार से फिर दोबारा से हुमायूं अपने दिल्ली के थ्रोन पर वापस आ गए थे। लेकिन फिर जिस प्रकार से हुमायूं दोबारा मर जाता है, तो उसके बाद दिल्ली के थ्रोन पर दोबारा से लड़ाई होती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसको हम पानीपत का द्वितीय युद्ध बोलते हैं, जो 1556 ईस्वी में हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध रहा है। तो इसमें आप इस समय जो अकबर, आपको ध्यान रखिएगा, इस समय अकबर 1556 पानीपत के दूसरे युद्ध में सिर्फ 16 साल के थे। इन्होंने लड़ाई जो लड़ी थी वो बैरम खां जो इनके पैटर्न थे, यानी कि जो इनको एक दास थे, उन्हीं के निगरानी में लड़ी थी। लेकिन इस युद्ध को ये जीत गए थे। तो ये भारत की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा युद्ध रहा है पानीपत का दूसरा युद्ध। और यहाँ पर जो मुग़लों का नया शासन जो है कि भारत में स्थापित हो जाता है, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम का कल्चर, आगरा और फतेहपुर सीकरी और विभिन्न प्रकार की जो जैसे ताजमहल हैं, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया और जहांगीर ने भी कई प्रकार के फ़ोटों का उत्तर प्रदेश और भारत में निर्माण कराया था। इस प्रकार देखेंगे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी ग्लोरियस पीरियड रहा था। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आर्किटेक्चर हैं जहांगीर ने बनवाई हैं, शाहजहाँ ने बनवाई हैं, और उत्तर प्रदेश का ग्रेट रोल रहा। इस प्रकार से आप देखोगे दिल्ली के शासन में। तो यहाँ देखोगे आगरा भी एक महत्वपूर्ण सिटी रही है मुग़लों के एम्पायर की। लेकिन शाहजहाँ ने इस सिटी को अपनी राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था।
और जो सबसे जो फेमस मिनिस्टर रहे हैं अकबरों को, इनको भी आप नाम रखिएगा। आप बीरबल है और जो टोडरमल हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। जो टोडरमल थे ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, जिन्होंने जिन्होंने अकबर के प्रत्येक जगह की रेवेन्यू और मनसबदारी सिस्टम को डिज़ाइन करने में अकबर की हेल्प की थी। इसके अलावा कई जगह जो है कि रिबेलियन भी हुए थे इनके दौरान, जैसे कि आप देख सकते हो छत्रसाल हैं बुंदेलखंड ने, उन्होंने भी विद्रोह शुरू किया था इनके खिलाफ। बुंदेलों ने भी लड़ाई लड़ी 50 साल। छत्रसाल को जो है कि पेशवा बाजीराव सेकंड की हेल्प से उत्तर प्रदेश में के कई बहुत सारी ज़मीन को अपने पास रख लिया था। यहाँ पर आप देखोगे छत्रसाल ने भी, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका मुग़ल शासन के दौरान हिस्ट्री में। इसके अलावा मोहम्मद शाह जब थोड़ा वीक हो गए जाते हैं मुग़ल, तो मोहम्मद शाह वंशज भी हैं, उन्होंने फर्रुखाबाद में रूल किया था। इसके अलावा जो कि अली मोहम्मद हैं वो भी रोहिलखंड के गवर्नर बन चुके थे। अब धीरे धीरे आप देखोगे जो कि अकबर जहांगीर के बाद आपकी थ्रोन पर जो औरंगजेब बैठता है। जहांगीर के बाद शाहजहाँ के बाद जब औरंगजेब उसकी राज्य पर बैठते हैं, तो यहाँ पर देखोगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो कई अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट उत्तर प्रदेश में इमर्ज होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है जो रोहिल्लाज का रहता है, और सदत अली खान ने 1732 ईस्वी में मुग़लों से अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था। और इसी टाइम रोहिल्ले थे, जो कि आज के बरेली में पड़ता है, उन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था। लेकिन फिर इसी दौरान जो 1761 में, क्योंकि वो दिल्ली से साम्राज्य को संभाल नहीं पा रहे थे मुग़ल एम्परर, तो जो मुग़ल एम्परर जो आलम थे, उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया था। और इनको लेकिन उन्होंने इसका जो राइट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बंगाल को रूल करने का 1765 में दिया। ये जो 1765 है, ये भी एक महत्वपूर्ण तिथि है कि इसी समय पर जो बंगाल की पूरी रेवेन्यू सिस्टम मुग़लों ने, जो शाह आलम थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को दे दिया था। और इस प्रकार से इसमें अंग्रेज़ों का बंगाल पर अच्छा खासा प्रभुत्व रहा, वहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू और उनको ट्रेड में फ़ायदा होने लगा था। लेकिन जो यहाँ पर आप देखोगे जो शुजाउद्दौला हैं, ये भी शासक रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो इन्होंने भी लड़ाई लड़ी। और जब डिफ़ीट हो जाती है, तो उन्होंने अवध के जो नवाब थे, वो 50 लाख रुपए एज ए फ़ाइन दे दिया है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1774 में देखा जाए तो जो अवध के रूलर्स थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अलायंस बना लिया था, और जो रोहिलखंड के रूलर थे, उनको भी हरवा दिया था। लेकिन इसी टाइम पे आप देखोगे कि मराठा ने भी गंगा यमुना रीजन को जीतने की कोशिश की थी 1761 में। लेकिन उन्होंने 1761 ईस्वी में 1721 जो पानीपत का तृतीय युद्ध माना जाता है, इसमें भी उनकी डिफीट हो चुकी थी। इस टाइम जो है कि अफ़गान शासक ने भारत पर अटैक किया था। इस प्रकार आप देखोगे कि भारत में बहुत सारे युद्ध जो है कि भारत में होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब की वजह से उत्तर प्रदेश में होते रहे हैं। लेकिन 1754 से 1775 में भी देखोगे जो शुजाउद्दौला हैं, उन्होंने अवध पर शासन किया है। और इसी दौरान जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अवध रूलर्स के कॉन्टेक्ट में आ गई थी। जैसा कि आपने देखा था, अवध रूलर्स का यूज करके किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोहिलखंडा रूलर्स को हिरा दिया था। और लेकिन जो शुजाउद्दौला हैं, वो उन्होंने फिर से मीर कासिम के साथ अलायंस किया था। और बक्सर में जो है कि युद्ध हुआ, इसमें शुजाउद्दौला को डिफीट हो गई थी, और उसको कारा और इलाहाबाद को ब्रिटिशों को देना पड़ा था। इसमें जो मीर कासिम थे, इन्होंने अपनी लड़ाई सही से नहीं लड़ी थी, इस कारण शुजाउद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री आपका बहुत सारी जो घटना है, उसके बारे में आपको ब्रीफ से डिस्कशन होने को मिल गया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो
तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।